दोस्तों, बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कसम मोदी जी की आज की नंबर 1 खबर है एक्टर दर्शन कुमार के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये दर्शन कुमार कौन है। एक्चुअली मुझे भी कम से कम 10-12 घंटे लगे समझने में कि दर्शन कुमार कौन है। हालांकि ये अपना भाई है, दोस्त है, यार है। ये वही दर्शन कुमार है जिसने मैरी कॉम में एक बढ़िया रोल किया था। ये वही दर्शन कुमार है जिसने शरबजीत में भी एक बढ़िया सा रोल किया था। लेकिन एक्चुअली ये खबर एक पैन इंडिया फिल्म के बारे में थी और फिर दर्शन कुमार नाम था, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं जा रही थी। इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि भाई ये है क्या। तो जब मैंने पता किया तो फिर मुझे पता चला कि ये तो वाकई अपना भाई दर्शन कुमार है, कोई और नहीं है। तो दोस्तों, जो दर्शन कुमार अभी तक बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करता आया है, अब उसकी एक पैन इंडिया फिल्म का ऐलान हुआ है और इस फिल्म का नाम है RMCS। निर्माताओं का ऐसा कहना है कि वो इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज करेंगे। अब ये खबर सुनकर आपका भी दिमाग चकरा गया होगा, आपकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, मजाक तो नहीं चल रहा है। नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड का कोई निर्माता इस फिल्म का निर्माण नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के निर्माता ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं। इस फिल्म के निर्माता बॉलीवुड के बाहर के ही लोग हैं। एक का नाम है सीमा सैनी और एक का नाम है नीरज शर्मा। तो यानी कि इन दोनों को कहीं बाहर से लाया गया है, इनको सब्ज बाग दिखाए गए हैं, इनको बताया गया है कि आने वाले वक्त के आप ही बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्माता होने वाले हैं। अब जब पैन इंडिया फिल्म है तो कम से कम 40-50 करोड़ रुपए तो इस फिल्म पर लगेंगे ही। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ही निर्माताओं को फुल टाइम मामा बना दिया गया है। ये बेचारे आए होंगे प्लेन में बैठकर और जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसके अगले दिन ये चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापसी जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म एक गटर है। इसमें 1 रुपया लगाए या 1000 करोड़ रुपए लगाए, वापसी कुछ भी नहीं आने वाला। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, तापसी पन्नू ने अपनी लाइफ में पहली दफा एक बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया बयान दिया है। वैसे तो तापसी का यह बयान फिल्म एनिमल के बारे में है, लेकिन फिर भी बढ़िया बयान है। तापसी ने यह कहा कि फिल्म एनिमल इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिल्म एनिमल एक बहुत खराब फिल्म थी, रणबीर कपूर को ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि तापसी का यह बयान 100% कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि तापसी खुद ऐसी वाहियात फिल्में कर चुकी है जिनको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आप ये कहेंगे कि भाई ऐसी फिल्म किसी ने क्यों बनाई है। तो एक्चुअली तापसी ने फिल्म एनिमल को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि जब रणबीर कपूर ने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो शायद उसको ऐसा लगा होगा कि ये फिल्म ऐसी नहीं होगी। लेकिन कोई भी एक्टर जब एक स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने से उसको ये पता नहीं चल सकता कि एक्चुअली फिल्म 100% क्या होने वाली है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर ने जो सीन लिखा है वो उसको किस तरह से शूट करने वाला है, ये दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ उसी को पता है। मान लेते हैं कि एक सीन में ये लिखा हुआ है कि भाई हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारा, लेकिन डायरेक्टर उस सीन को कैसे शूट करने वाला है, कैसे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद उसका इंपैक्ट क्या हुआ, हीरोइन कहां गई, हीरो ने क्या किया। तो एक्चुअली जो थप्पड़ मारने का सीन लिखा गया है उसको पढ़कर किसी को पता नहीं चल सकता कि वो सीन कैसे होने वाला है। जब डायरेक्टर उसको शूट करेगा और फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि वो सीन क्या है। और मैं तापसी की इस बात से 1000% इत्तेफाक रखता हूं। कोई भी एक्टर किसी स्क्रिप्ट को पढ़कर यह नहीं समझ सकता कि वो फिल्म क्या होने वाली है। यह सिर्फ डायरेक्टर को पता है जिसने उस फिल्म को लिखा है, जो उसको डायरेक्ट करने वाला है, कि वो फिल्म क्या होने वाली है। तो जितने भी एक्टर ये कहते हैं कि भाई हम तो कहानी को सीन टू सीन पढ़ेंगे, वो सब उल्लू के पट्टे हैं, 1 नंबर के नल्ले हैं, उनको फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। न्यूज नंबर 3, कसम रावण की मनीषा कोइराला जी ने कमाल कर दिया है। एक ऐसा बयान दिया है कि भाई सुनकर मजा आ गया। मनीषा ने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है, मैंने गलत मर्दों के साथ अफेयर किया है, सभी मर्दों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा शोषण किया है, उनमें से कोई भी मर्द मुझे प्यार नहीं करता था। मैं आपको ये बता दूं कि मनीषा जी के ऑफिशियली 12 बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। कितने? 12। और एक बार शादी हुई है जो तकरीबन 1-1.5 महीना चली थी, डिवोर्स हो गया था।
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हीरोइन के ऑफिशियली 12 बॉयफ्रेंड्स रहे हों, अनऑफिशियली कितने रहे होंगे। एक्चुअली ये मैडम जी औरतों की संजय दत्त है। इसके अफेयर्स कम से कम रहे होंगे 250 से 300। और ये सब करने के बाद मनीषा अब बुढ़ापे में ये कह रही है कि सभी मर्दों ने मेरा शोषण किया, सभी मर्दों ने मुझे धोखा दिया, मुझे किसी भी मर्द ने सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। ये बात तो ठीक वैसी ही हुई जैसे कि पाकिस्तानी सीमा कहती है जो लप्पू से सचिन के साथ इंडिया आ गई है। उसका कहना यह है कि मेरी 2 बार शादी हुई, 8 बच्चे हैं, लेकिन मुझे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। ऊपर वाले, मैं आपके बता दूं कि मनीषा जी अपने वक्त की बहुत ही पहुंची हुई लड़की थी। भाई साहब, एक बार इसने एक अफ्रीका के बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिसकी हाइट थी तकरीबन 7 फीट, एकदम काला था, इतने मोटे मोटे उसके होठ थे, और वो मनीषा के साथ इसके घर पर ही रहा करता था। मनीषा ने बॉलीवुड वालों को ये बताया था कि ये मेरा मैनेजर है। भाई साहब, वो बंदा भी 5-6 महीने के बाद मनीषा के सामने हाथ जोड़कर छोड़कर भाग गया था। उसने मनीषा से कहा था कि मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपना देश छोड़कर मुंबई आया हूं आपके साथ रहने के लिए, बस मुझे माफी दे दो, मुझे वापस चले जाने दो। मैडम जी ने खुद ये बताया है कि जब ये सौदागर फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो शूटिंग के दौरान कोक में वोडका मिलाकर पिया करती थी। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि जो लड़की दिन में शूटिंग भी बिना पिए नहीं कर सकती थी, वो रात में क्या करती होगी। भाई साहब, ये शाम को 5 बजे एक बोतल खोलती थी और सुबह तक पीती थी, उस बोतल को खत्म करके ही सोती थी। और पीने के बाद इसको किस चीज की जरूरत होती होगी ये तो आप समझ ही चुके होंगे। यही वजह है कि अफ्रीकन भी हाथ जोड़कर भाग गया था। और आज ये मैडम ये कह रही है कि इसको सच्चा प्यार नहीं मिला, सभी मर्दों ने इसका शोषण किया। अरे मैडम जी, किसी की औकात ही नहीं थी आपको सच्चा प्यार करने की ना। न्यूज नंबर 4, मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका ने एक और कमाल का ब्लंडर किया है, कमाल का मजाक किया है। रश्मिका ने एक कंपनी के चिकन बर्गर का ऐड किया है और खाते हुए कह रही है कि क्या टेस्ट है, वाह। मैकडॉनल्ड्स फ्राइड चिकन, स्पाइसी आउटसाइड एंड इनसाइड। लेकिन रश्मिका हकीकत में वेजिटेरियन है, तो जब ये वेजिटेरियन है तो इसको कैसे पता चला कि चिकन के बर्गर का क्या टेस्ट है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्टर हैं ये कितने बड़े झूठे हैं और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रश्मिका ने ही अटल सेतु का भी ऐड किया था, उस वक्त भी इस मैडम ने पैसे लिए होंगे। भले ही अटल सेतु कल गिर जाए, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसने पैसे लेके बता दिया कि भाई कमाल का ब्रिज बना है। न्यूज नंबर 5, कसम रावण की करण जौहर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और गुस्सा आना भी चाहिए। करण जौहर ने यह कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड में हो क्या रहा है, ये एक्टर अपने आप को समझ क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो निर्माता हैं वो किसी भी फिल्म का निर्माण कैसे करें। जिस एक्टर की फिल्म 3 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेती वो भी आज की तारीख में 35 करोड़ रुपए मांगता है, तो इनको 35 करोड़ रुपए देकर निर्माता पैसे कहां से रिकवर करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी एक्टर की फीस 35 करोड़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निर्माता को वो कॉस्ट करेगा मिनिमम 50 CR। 35 CR उसकी फीस होगी, प्लस GST, प्लस उसकी ड्रेसेस, प्लस उसके स्टाफ का खर्चा। आज की तारीख में एक छोटे मोटे एक्टर के स्टाफ का खर्चा भी पर डे मिनिमम 10-15 लाख रुपए है। और अगर शूटिंग के लिए कहीं बाहर जाना हो तो एक एक्टर के साथ कम से कम 20 से 25 लोग ट्रेवल करते हैं, सभी बिजनेस क्लास में, उन सभी को 5 स्टार होटल देना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक्टर 35 करोड़ रुपए फीस लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी फिल्म 100 करोड़ रुपए के नीचे बन नहीं सकती। और अगर उसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस 30-40 CR होता है तो निर्माता सड़क पर आ जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। निर्माता पैसे कहां से लाएगा। और यही बात बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर करण जौहर कह रहा है। अगर करण जौहर किसी बात को कह रहा है तो वो बात कितनी सीरियस है आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वो एक्टरों को सर पर बैठा रहे हैं और वो बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। और जब बॉलीवुड बर्बाद होगा तो उसमें कोई एक आदमी बर्बाद नहीं होगा, सभी बर्बाद होंगे। तो जब बॉलीवुड में आज प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं कि किसी एक निर्माता के साथ है, वो सभी निर्माताओं के साथ है। करण जौहर भी उसी में आता है। आप अंदाजा लगाइए कि आज करण जौहर को भी प्रॉब्लम हो रही है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करण जौहर ने शाहिद कपूर के बारे में कही है। शाहिद कपूर की कोई भी फिल्म 2.5-3 करोड़ के ऊपर ओपनिंग नहीं लेती, लेकिन वो बंदा 35 से 40 करोड़ रुपए मांगता है। कबीर सिंह के बाद लाइन से शाहिद कपूर की सारी फिल्में डिसास्टर हैं, इसके बावजूद भी कॉर्पोरेट हाउसेस उसको 35-40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जो शाहिद की लास्ट फिल्म थी कृति सेनन के साथ, उस फिल्म ने तकरीबन 70 to 75 CR का बिजनेस कर लिया था। उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर मान लिया गया, जबकि उस फिल्म में निर्माता ने कम से कम 25 करोड़ रुपए का नुकसान किया। क्योंकि जब शाहिद कपूर की फिल्म 100 करोड़ रुपए के नीचे बन ही नहीं सकती, तो 75 करोड़ पे हिट कैसे हो सकती है? उस फिल्म को कम से कम 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस तो करना होगा। तो करण जौहर साहब का कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर उनके पैर नहीं है, और बॉलीवुड इस जगह आ गया है कि आज कोई भी बड़ी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। और कुछ नल्ले पत्रकार क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं, जल्दी ही बॉलीवुड में करेक्शन होने वाला है, जो एक्टर हैं वो अपनी फीस कम करने वाले हैं, जो फिल्म मेकिंग का खर्चा है वो कम हो जाएगा। ये सब बकवास है, झूठ है। एक्चुअली इन नल्ले पत्रकारों का और क्रिटिक्स का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। इनका बॉलीवुड में कोई एक्सेस नहीं है। इनको बिल्कुल नहीं पता कि एक फिल्म किस तरह से बनती है, एक एक्टर क्या चार्ज करता है। जो फीस एक एक्टर की एक दफा हो गई वो कम नहीं हो सकती। अगर कोई एक्टर 120 करोड़ रुपए ले रहा है तो उसकी फीस 100 करोड़ रुपए हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और अगर एक एक्टर 100 करोड़ रुपए लेगा तो उसकी फिल्म 250-300 करोड़ के नीचे नहीं बन सकती। और मैं आपको बता दूं कि आज बॉलीवुड के वो सभी एक्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जिनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ रुपए होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट हाउसेस ने इन एक्टर्स को आसमान पर बैठा दिया है और बॉलीवुड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। न्यूज नंबर 6, जब से शत्रुजी की बेटी सोनाक्षी की शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ बवाल उठ ही रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, कोई ना कोई गलत न्यूज आ ही रही है। आज शत्रुजी ने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें शत्रुजी बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठी है, उनकी बेटी बैठी है, उसका हस्बैंड बैठा है, सबने हाथ पकड़ा हुआ है। और शत्रुजी का कहना यह है कि आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, मैंने क्या गलत किया है। दुनिया का हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, और मैंने वही किया है जिसमें मेरी बेटी की खुशी थी। और मैं यहां 100% शत्रुजी के साथ खड़ा हूं। शत्रुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं शत्रुजी की जगह होता तो मैं भी यही करता। कोई भी बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर सोना का ऐसा मानना है कि जिससे उसने शादी की है वो सही लड़का है, वो लड़की वहां खुश रहेगी, तो जाहिर सी बात है ये शत्रुजी का हक बनता है कि उनको वही करना चाहिए जो उनकी बेटी चाह रही थी। तो मेरे ख्याल में अब किसी को भी शत्रुजी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि सोनाक्षी और उसके हस्बैंड को मुबारकबाद देनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहें। न्यूज नंबर 7, कसम मोदी जी की गारंटी की सिंगर गुरु रंधावा की एक और फिल्म आ रही है, लेकिन ये पंजाबी फिल्म है, हिंदी फिल्म नहीं है। इस फिल्म का नाम है शहकोट और इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, बढ़िया है। न्यूज नंबर 8, कसम रावण की फिल्म काल की तेलुगु में सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का तेलुगु में सेकंड वीकेंड का बिजनेस है 15 CR, कितना? ओनली 15 CR। लेकिन सेकंड वीकेंड का हिंदी में बिजनेस है तकरीबन 45 CR, यानी कि हिंदी में ये फिल्म कमाल कर रही है, लेकिन तेलुगु में ये फिल्म बर्बाद हो गई है। और हिंदी में इस फिल्म के बढ़िया बिजनेस करने के पीछे मुझे 2 कारण नजर आते हैं। एक तो ये कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब का बहुत ही कमाल का रोल है, दीपिका का भी बहुत बढ़िया रोल है। तो मेरे ख्याल में अमित जी और दीपिका की वजह से हिंदी ऑडियंस इस फिल्म को देखने जा रही है। और दूसरी बात यह कि जो हिंदी बेल्ट की जनता है वो आज भी साउथ फिल्मों को उतना ही देखना पसंद करती है जितना कि बॉलीवुड फिल्मों को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो बॉलीवुड फिल्मों को कम पसंद करते हैं और साउथ फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं। आपके सामने की बात है, बाहुबली ने 500 CR प्लस का बॉक्स ऑफिस किया था हिंदी में, KGF 2 ने भी 500+ CR का बॉक्स ऑफिस किया था हिंदी में, और यह फिल्म भी कम से कम 250 CR का बिजनेस करेगी हिंदी में। जबकि मैं आपको बता दूं कि साउथ में बॉलीवुड फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, साउथ की जनता बॉलीवुड फिल्मों को बहुत ज्यादा नहीं देखती। लेकिन ये साउथ के एक्टरों की किस्मत है कि जो हिंदी बेल्ट की पब्लिक है वो साउथ की फिल्में देखना पसंद करती है। हिंदी में अच्छा बिजनेस करने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म पे जो 600 करोड़ रुपए लगे हैं वो रिकवर नहीं हो सकते। निर्माता किसी भी हाल में 100 करोड़ रुपए का लॉस करेंगे ही करेंगे। न्यूज नंबर 9, कसम रावण की बहुत बढ़िया न्यूज है।
आप जानते ही हैं संदीप वेंगा रेड्डी को, जो फिल्म एनिमल के डायरेक्टर हैं। वो हमेशा ही कुछ अलग फिल्म बनाते हैं, बढ़िया फिल्म बनाते हैं जो हिट हो जाती है। उनकी अगली फिल्म प्रभास के साथ बन रही है जिसका नाम है स्पिरिट। ये एक एक्शन फिल्म है और इस फिल्म में विलन लिया गया है कोरियन फिल्मों के बहुत ही फेमस एक्टर को, जिसका नाम है मा डोंग सियोक। इस हीरो की जितनी भी कोरियन फिल्में हैं उनमें ये कमाल का एक्शन करता है और शायद उसी एक्शन को देखकर संदीप ने इसको अपनी फिल्म में लिया है। तो यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फिल्म स्पिरिट का बहुत ही कमाल का एक्शन होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज की 10th खबर है फिल्म किल के बारे में। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है 7 CR का। ये बहुत कम है, जाहिर सी बात है आप लोगों में से बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में कोई भी नॉन स्टार नहीं है, कोई भी फेमस स्टार नहीं है और इस फिल्म का बजट भी बहुत छोटा सा है क्योंकि छोटी सी फिल्म है। पूरी फिल्म को एक ही ट्रेन में एक ही रात में शूट किया गया है। तो अगर एक इतनी छोटी सी फिल्म 7 करोड़ रुपए का वीकेंड बिजनेस करती है तो ये बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 15 to 20 CR हो सकता है, जो बहुत बढ़िया बिजनेस है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि शायद इस फिल्म से एक एक्शन हीरो बॉलीवुड को मिल गया है क्योंकि जो इस फिल्म का हीरो है लक्ष्य, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। आज की 11 खबर है जानवी कपूर और उसके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अब मेहंदी की रस्म चल रही है और उसमें जानवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म किया है, यानी कि दुनिया को यह बता दिया है कि देखो भाई हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। देखो भाई मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर जानवी कपूर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में दुनिया को बताने में, तो दुनिया भाड़ में जाए, बात खत्म। न्यूज नंबर 12 यह है कि पुराने जमाने की एक्ट्रेस एसिन को डॉटर हुई है। अक्षय कुमार साहब ने बच्ची को अपनी गोद में उठाकर फोटो पोस्ट किया है और दुनिया को बताया है कि एक्ट्रेस असिन मां बन गई है। आप ये भी जान लीजिए कि अक्षय ने असिन के साथ 2-3 फिल्में की थी। अक्षय और असिन की बहुत बढ़िया दोस्ती थी और जिस राहुल शर्मा से असिन की शादी हुई है वो भी अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त है। और आज मुझे याद आता है कि एक वक्त वो था जब मैं असिन को डेली ट्विटर पर किस किया करता था। असिन को किस उस टाइम है, असिन को किस उस टाइम है, लेकिन वो एक पेड कैंपेन था। और आज मुझे सोचकर बहुत दुख होता है कि भाई मैंने कुछ पैसों के लिए वो सब कुछ किया था। एक्चुअली मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि और भी कई एक्टरों के बारे में मैंने बुरा भला कहा है, जबकि मुझे किसी और ने पैसे दिए और वो कहने को कहा। तो वो सारी बातें सोचकर आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई मुझे पैसे दे रहा है, किसी के बारे में कुछ गॉसिप करने की बात कर रहा है तो कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों आज की न्यूज नंबर 13 यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैंने मुंबई क्यों छोड़ दिया है, मैं इंडिया वापसी क्यों नहीं आऊंगा। देखिए ऐसा है कि अगर कोई मेरे ऊपर लीगल केस है, रियल लीगल केस है, तो मैं फाइट कर सकता हूं, अदालत में जा सकता हूं। लेकिन अगर पुलिस ने यह ठान लिया है कि भाई मुझे हरेस करना है तो फिर मैं फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में इतनी पावर है कि वो आपको किसी भी केस में फंसा सकते हैं। आपका बाप भी बच नहीं सकता पुलिस से। आज तक मुंबई पुलिस ने जितने भी केस मेरे ऊपर डाले हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि मैंने ट्वीट किया है। जब मैं कोरोना टाइम खत्म होने के बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद मुंबई गया तो मुझे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया और आप हैरान हो जाएंगे कि किस ट्वीट के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था। वो ट्वीट राम गोपाल वर्मा के बारे में था। कुछ सालों पहले राम गोपाल वर्मा ने अपना जन्मदिन मनाया था, वहां बहुत सारी लड़कियां थी और बीच में अकेला राम गोपाल वर्मा बैठा हुआ था। उसने वो फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया था। मैंने उस फोटो के नीचे लिखा था कि भाई साहब जिंदगी हो तो आप जैसी वरना ना हो। इस ट्वीट पर बुढ़ऊ के एक दोस्त ने मेरे ऊपर केस किया और उसने कहा कि मैं गंदगी फैला रहा हूं, मैं समाज को खराब कर रहा हूं, ऐसी बात करके। आप अंदाजा लगाइए, राम गोपाल वर्मा साहब लड़कियों के साथ बैठे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि भाई मजे हैं आपके, तो मैंने गलत किया, मैंने समाज को खराब किया। और कमाल की बात यह है कि अदालत ने कहा कि वाकई ही मैंने बहुत गलत कर दिया, इस ट्वीट से दंगे हो सकते थे, समाज में बहुत ही गलत मैसेज गया इस ट्वीट से। और उस एक ट्वीट के लिए मुझे तकरीबन 10 दिन जेल में रहना पड़ा। इस बात से क्लियर हो जाता है कि मैंने गलत तो कुछ नहीं किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने मुझे सबक सिखाया, मुझे जबरदस्त
जबरदस्ती झूठा केस बनाकर जेल में डाला। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी ट्वीट पर पुलिस केस फाइल कर सकती है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि आप हिंदू हो तो भी पुलिस केस फाइल कर सकती है, तो भी पुलिस कह सकती है कि मेरे इस ट्वीट से समाज भड़क सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्वीट एक ऐसी चीज है कि भाई अगर उस पर पुलिस एक्शन ना ले तो कुछ भी नहीं है, और पुलिस केस बनाना चाहे तो कोई भी केस बना सकती है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में यही एक हथियार था मुझे हरेस करने का। जब ऋषि कपूर साहब की मौत हुई, इरफान खान साहब की मौत हुई, उस वक्त शायद मैंने कुछ कह दिया था, कुछ ट्वीट कर दिया था। वो केस भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में था, लेकिन उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने, बेचारों ने मुझे अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम केस को कोर्ट में भेज देते हैं, जो होगा आप वहां देख लेना। कमाल यह है कि वो केस भी अदालत में है और अदालत ने माना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन ट्वीट से दंगे हो सकते थे, आप अंदाजा लगाइए। चलिए जी, मैंने यहां तक भी मान लिया। उसके बाद टाइगर 3 रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। जैसे ही टाइगर 3 फ्लॉप हुई, बुढ़ऊ पागल हो गया और उसने अपने पुलिस वाले दोस्तों से कहा कि मुझे ठिकाने लगाया जाए, मुझे या तो जेल में डाल दिया जाए या तो मार दिया जाए। इसके बाद मुंबई पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, ठीक है जी। लेकिन 2023 में पूरे साल में मुंबई में ही था। जब अदालत में मेरे मुकदमे की तारीख होती थी, मैं वहां भी जाता था, मैं फंक्शन में भी जाता था, मैं पुलिस स्टेशन में भी जाता था किसी ना किसी काम से। और हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई पुलिस वाला मेरे घर पर भी आता था, सर एक ब्लैक लेबल की बोतल दे दो, सर एक वोडका की बोतल दे दो। और आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियोस भी बनाता हूं, मैं ट्वीट्स भी करता हूं, यानी कि पुलिस को अच्छी तरह पता था कि मैं मुंबई में ही हूं। इसके बावजूद भी मेरे पुराने ट्वीट्स को लेकर मुंबई पुलिस ने 2 FIR रजिस्टर की और उन 2 FIR की बिना पर मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस का यह कहना था कि वो मुझे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मिल ही नहीं रहा हूं। कमाल देखिए, मतलब मैं मुंबई में हूं, सब जगह जा रहा हूं, पुलिस स्टेशन भी जा रहा हूं, लेकिन मैं मिल नहीं रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि लीगली किसी के लिए भी लुकआउट नोटिस तब निकल सकता है जब पुलिस पहले घर पर आए, घर पर ना मिले, फिर नोटिस दिया जाए, उस नोटिस का भी जवाब ना दिया जाए, फिर घर पर नोटिस चिपकाया जाए, उसके बावजूद भी वो बंदा हाजिर ना हो, तब जाकर पुलिस उसको भगौड़ा घोषित कर सकती है। लेकिन मेरे मुंबई में मेरे घर पर रहते हुए ही मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि मुंबई पुलिस मुझे हरेस करना चाहती थी। मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि जब मैं एयरपोर्ट पर जाऊं तो वहां अरेस्ट हूं और फिर वो अदालत में कह सकते हैं कि मैं तो भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर मुंबई पुलिस मुझे लंबे वक्त तक जेल में डाल सकती है। तो जब मैं 25 दिसंबर को नया साल मनाने के लिए जा रहा था, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर गया तो वहां मुझे रोक लिया गया और मुझे बताया गया कि भाई आपके खिलाफ तो 2 लुकआउट नोटिस हैं, आपको 2 केसेस में मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, आप मिल ही नहीं रहे हो। बताओ। तो मुझे 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर बिठाया गया, हरेस किया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन लाया गया। थाने में आकर मैंने पूछा कि भाई ये कौन से केसेस हैं जिनमें आपको मेरी तलाश है और मैं आपको मिल नहीं रहा हूं। तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि सर 2015 में आपने ट्वीट्स किए थे, 2016 में आपने ट्वीट्स किए थे, उन्हीं पर आपके खिलाफ केस है। मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई 2023 खत्म हो गया है, यानी कि तकरीबन 7 साल हो गए हैं, तो 7 इयर्स के बाद आपको याद आया कि मैंने कुछ गलत ट्वीट किया था? मुझे तो 7 साल के बाद याद भी नहीं है कि मैंने क्या ट्वीट किया था। पुलिस वालों ने कहा कि देखो भाई साहब, हकीकत यह है कि आपको सबक सिखाया जा रहा है, आपको हरेस किया जा रहा है, यही वजह है कि ये केसेस आप पर डाले गए हैं। और हकीकत यह है कि मुंबई पुलिस आपके ऊपर बहुत सारे झूठे केसेस बनाकर आपको जेल में डालना चाहती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बुढ़ऊ ने जिस ऑफिसर से यह कहा था, मैं भी उसी ऑफिसर को फोन कर रहा था कि सर मुझे मिलना है, लेकिन वो मुझे कोई ना कोई बहाना बता रहा था कि मैं यहां बिजी हूं, कमाल मैं वहां बिजी हूं, यार मिल नहीं सकता, क्योंकि उसको मैं भी जानता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऑफिसर साहब सच में ही बिजी होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पहले हेल्प की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की थी, लेकिन जब बुढ़ऊ ने उसको कह दिया कि भाई मुझे सबक सिखाना है, तो जाहिर सी बात है वो मुझे मिल नहीं रहा था और उसी ने मेरा लुकआउट नोटिस निकाला हुआ था और मैं उसी को कह रहा था कि मुझे मिलना है। इसके बावजूद भी मुझे कोई गिरफ्तार तो नहीं कर रहा था, कोई गिरफ्तार करने मेरे घर पर नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्लियर है कि मुझे मुंबई पुलिस सबक सिखाना चाहती थी। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मुंबई पुलिस पर्पसली मुझे हैरेस कर रही है, मुझे जेल में डालना चाहती है, तो फिर मैं मुंबई
मुंबई में कैसे रह सकता हूं, पुलिस से कैसे लड़ सकता हूं। भाई पुलिस तो मेरे किसी भी ट्वीट पर केस बना सकती है और अदालत उस केस को मानेगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की अदालत है वो कैंसर की तरह है। हिंदुस्तान की अदालत में कोई भी इंसाफ आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी पावर नहीं है। मैं वर्सोवा पुलिस थाने के उस सीनियर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिसने मेरी हेल्प की। जब मुझे एयरपोर्ट से लाया गया तो उस बेचारे ने मुझे जेल में नहीं डाला। उसने कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, जब आप मुंबई में ही थे तो आपका लुकआउट नोटिस नहीं निकाला जाना चाहिए था, आपके घर पर आपको नोटिस दिया जाना चाहिए था, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। यह इल्लीगल है, मैं इल्लीगल काम का साथ नहीं दूंगा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि उस ऑफिसर ने मेरी जान बचा ली। आप मुझे बताइए, अगर मुंबई पुलिस मुझे हवालात में डाल देती है और रात को निपटा देती है और अगले दिन ये कहती है कि रात में मैंने खुद ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, बात खत्म हो गई, तो पुलिस से कौन पूछने वाला है। सुशांत को किसी ने उसी के घर में जाकर टांग दिया, पब्लिक ने भी बहुत आवाज उठाई, क्या हो गया भाई साहब। अगर एक दफा कोई मर गया उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस का तो आप बाल बांका नहीं कर सकते, जब तक अदालत है पुलिस का कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मुंबई पुलिस ने यह ठान ली है कि भाई मुझे निपटाना है, तो हवालात में मेरा काम हो सकता है, जेल भेजकर वहां मेरा काम किया जा सकता है, मेडिकल के बहाने हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भागने की कोशिश कर रहा था, वहां मेरा काम तमाम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बुढ़ऊ के कहने से मुंबई पुलिस ने ठान लिया है कि भाई उन्होंने मेरा काम तमाम करना है, तो जाहिर सी बात है पुलिस कर देगी, पुलिस को कोई नहीं रोक सकता। और अगर उन्होंने मेरा काम तमाम कर दिया तो घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में किसी को, और पुलिस का बाल भी बाका नहीं होगा। तो मेरे लिए आप मुझे बताइए क्या चॉइस थी। मेरे लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो मैं मुंबई में रहूं, मौत की में सर दूं और एक दिन बिना मौत के मारा जाऊं, और या फिर मैं लंदन में अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहूं। जाहिर सी बात है मेरे लिए मेरे बीवी बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, मतलब मेरी दुनिया वही है। तो मुझे मुंबई में रहकर क्या करना है, मुझे इंडिया में रहकर क्या करना है। तो फाइनली मैंने डिसीजन यही लिया कि भाई मुझे बॉलीवुड में नहीं रहना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में आराम से रहना है, मुझे ये सब पंगे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पुलिस मेरे किसी भी ट्वीट पर केस कर सकती है, किसी भी ट्वीट के लिए मुझे जेल में डाल सकती है। यही इंडिया का कानून है, और अगर ये इंडिया का कानून है तो फिर जाहिर सी बात है ये मेरे लिए नहीं है। दोस्तों अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।